तो संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती पूरे उल्लास के साथ मनाई गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस दौरान हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद रहे। देश के संविधान निर्माता, दलितों के मसीहा माने जाने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती देश भर में धूमधाम से मनाई गई। वहीं हरियाणा में भी इसे हर जिले में जोर शोर से मनाया गया। हरियाणा विधानसभा में भी प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता शामिल हुए। इस मौके पर प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। साथ ही सीएम ने बाबा साहेब को नमन करते हुए देश के लिए दिए उनके योगदान को याद किया। लॉ के एक प्रकार के विधि के एक बहुत ही उच्च कोटि के एक प्रकार से ज्ञाता वो बने। एक विधि विश्वविद्यालय के वो वाइस चांसलर भी रहे। रामदास कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष रहे। और ऐसा माना जाता है कि देश में सबसे ज्यादा कानून की उस समय का जो कानून था, अंग्रेज सरकार का कानून था, उसका अध्ययन उन्होंने किया। और बहुत सी चीजों का ऐसा उनको ध्यान में आया कि ये चीजें अपने देश की आजादी मिलने के बाद कैसे कैसे इसमें परिवर्तन करें, और लंबे समय से इस लड़ाई को लड़ रहे थे। सीएम ने कहा कि बाबा साहेब कानूनों के ज्ञाता थे और देश का संविधान बाबा साहेब की ही देन है, जिसमें सभी को बराबरी का दर्जा मिला, चाहे अमीर हो या गरीब, जिसमें अधिकारों के साथ कर्तव्य की भी बात की है। बड़ा सोच समझ के देश की आजादी के निर्माताओं ने, आजादी लेने वालों ने, देश के निर्माताओं ने उनको संविधान बनाने की जिम्मेदारी दी। सबके विचार लिए, सबके विचार लेने के बाद एक आदर्श संविधान कैसा हो सकता है इस देश की आजादी के बाद में हर वर्ग का ध्यान रखा, समन्वय बैठाया, संघर्ष का रास्ता नहीं बताया। समन्वय चाहिए, गरीब हो अमीर हो उसमें भी समन्वय चाहिए, मजदूर और मालिक उसमें भी समन्वय चाहिए, छोटे और बड़े उनमें भी समन्वय चाहिए, गांव और शहर उसमें भी समन्वय चाहिए। खास करके लोगों को अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी होने चाहिए, इसके ऊपर आग्रह थे। धारा 370 हटाना बीजेपी का सबसे बड़ा चुनावी वादा था, जो अब पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुका है। इस पर सीएम ने कहा कि संविधान में जब धारा 370 लगाई गई तो इसका बाबा साहेब ने विरोध किया था। वहीं अब पीएम मोदी ने इसे हटाकर बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। संविधान के अंदर 370 जोड़ने की बात आई। आज तुम जानते हैं 370 क्या थी? उसमें उन्होंने विरोध किया था। उनका नहीं, देश का कोई भी हिस्सा उसको इतना विशेष दर्जा नहीं मिलना चाहिए कि वो देश से अलग होने के भाव में ही बाद में जीने लग जाए। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने, वर्तमान प्रधानमंत्री ने 370 के प्रभाव को समाप्त करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि दी। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बाबा साहेब को याद करते हुए कहा कि बाबा साहेब ने जो अनूठा संविधान लिख कर दिया है, उसी के दम पर भारत का लोकतंत्र शक्तिशाली हो रहा है। हमारे संविधान के निर्माता, शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है और जिस संविधान के द्वारा पूरा देश संचालित हो रहा है, मैं समझता हूं कि ये विश्व में सबसे अनूठा, सबसे प्रैक्टिकल जो संविधान है, वो संविधान है जिस संविधान के माध्यम से आज हमारा लोकतंत्र फलीभूत हो रहा है, शक्तिशाली हो रहा है। वहीं मीडिया से बात करते हुए विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा, जो लोग बाबा साहेब की जयंती पर आयोजित हुए कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं, वो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि ये
जो हमारे महान पुरुष हुए हैं, उन महान पुरुषों का विरोध करना बिल्कुल ही जायज़ नहीं है, कतई जायज़ नहीं। और मैं समझता हूं कि जो इस प्रकार का विरोध कर रहे हैं वो देश को और समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। उन्हें 31 मार्च 1990 को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बाबा साहेब जीवन भर दलितों और वंचितों के लिए हक से लड़ाई लड़ते रहे हैं। चंडीगढ़ से जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट। रेवाड़ी में भी संविधान निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में प्रदेश के डिप्टी सीएम भी शामिल हुए। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने कहा कि बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसानों को बैठने की इजाजत दी गई, लेकिन कोई व्यवस्था बिगाड़ने का काम करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि फिलहाल प्रदेश में लॉकडाउन का कोई विचार नहीं। अंबेडकर जी का हम सब की जिंदगी में एक अहम योगदान रहा। इस देश के संविधान के निर्माता के तौर पर जिस प्रकार से इस देश को एक दिशा और दृष्टि देने का काम उन्होंने किया वो अनमूल्य है, हम उसे कभी भूल नहीं सकते। और आज उन्हीं की याद में रेवाड़ी के अंदर जो भव्य हाथ से उनका स्टैचू लगाया है, मुझे लगता है ये स्टैचू भी आने वाली पीढ़ियों को भी निरंतर यहाँ से आते जाते ये प्रेरणा और दिशा देता रहेगा कि उनके दिखाए हुए नक्शे कदम पर इस देश के संविधान के प्रति अपने आप को समर्पित करके इस देश की डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्ग किया जाए। आज उसका नतीजा है कि आज हरियाणा प्रदेश के दिल्ली के साथ लगते हुए 2 बॉर्डर्स पर हजारों लोग आकर बैठे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो सरकार ने भी उनको अधिकार दिए। कोई व्यवस्था खराब करने का काम करेगा, बाधा डालने का काम करेगा तो जरूर सरकार सख्ती के साथ उनके कि प्रदेश में ना तो लॉकडाउन वाली कोई स्थिति आज है ना आने वाले समय में। नाइट कर्फ्यू क्योंकि हमारे साथ लगते हुए तमाम प्रदेशों ने लगाया, उन्हीं के आग्रह पर हमने लगाया है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट या इंटर स्टेट मूवमेंट जो है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। एहतियातन तौर पर हमने टेस्टिंग भी बढ़ाई है, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी प्रदेश में हमने और बेहतर करने का काम किया है। और मैं ये मानता हूँ कि सेकेंड वेव का जो स्पाइक है केवल मात्र हरियाणा ही नहीं तो बहुत कंट्रोल्ड एरिया में है। 4000 केसेज आए, आज हम महाराष्ट्र देखते हैं 60,000 क्रॉस कर चुका है, दिल्ली 12,000 क्रॉस कर चुका है। उधर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और अपना भारत मोर्चा अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर ने सिरसा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में अंबेडकर की प्रतिमा को नमन किया। इस मौके पर तंवर ने देशवासियों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती की बधाई दी। इस मौके पर अशोक तंवर ने केंद्र और प्रदेश सरकार को जमकर कोसा और कहा कि संविधान का दुरुपयोग हो रहा है। देश के अंदर उनके इस जन्मदिन को जन्म उत्सव के रूप में मना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज जो सरकार है, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की, उसकी नीतियाँ, बाबा साहब ने कहा था कि अगर संविधान का जिस दिन मिसयूज होना शुरू होगा सबसे पहले वो उसको जलाने का काम करेंगे। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि ऐसी ताकतें आज सत्ता के अंदर हैं जो उनके संविधान का गलत उपयोग करने में लगी हुई है। हम इस संविधान को जलने तो नहीं देंगे, लेकिन इसको बचाने का प्रण हम सबको लेना चाहिए। और हालात ऐसे हो गए कि सरकार ऐसे महान पुरुष को, जिन्होंने देश का संविधान लिखा, जिन्होंने हर वर्ग को अधिकार दिया, दबे कुचले महिला को। उधर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर कहा कि वो किसी भी तरह से लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है। हालांकि उन्होंने सख्ती के आदेश जरूर दे दिए हैं। साथ ही आश्वासन दिया कि कोरोना से लड़ने के लिए पर्याप्त साधन हैं। वहीं विपक्ष ने सरकार की तैयारियों को लेकर निशाना साधा। हरियाणा में भी कोरोना बेकाबू होने लगा है। हर रोज रिकॉर्ड तोड़ कोरोना के केस सामने आने लगे हैं। कोरोना की ये दूसरी लहर पहली लहर से बेहद खतरनाक नजर आ रही है, जो सरकार के लिए भी
किसी चुनौती से कम नहीं। हालांकि जिस तरह से कोरोना पीक पर आ रहा है, सरकार भी चुनौतियों से निपटने के लिए हर तरह के फैसले ले रही है ताकि कोरोना को कंट्रोल किया जा सके। पिछले 5 दिनों की बात करें तो प्रदेश में कोरोना के 17,000 से ज्यादा केस सामने आए। 9 अप्रैल को 2,994, 10 अप्रैल को 2,937, 11 अप्रैल को 3,440, 12 अप्रैल को 3,818 और 13 अप्रैल को 3,845 मामले सामने आए। ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि हरियाणा में भी कोरोना अब डरा रहा है। तो ऐसे में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए सरकार की तरफ से भी कई फैसले लिए गए। इसके अलावा अनिल विज ने कहा कि कोरोना को रोकने के लिए प्रदेश में संसाधन पूरे हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो महामारी एक्ट के तहत निजी अस्पतालों को भी एक्वायर किया जा सकता है। हमारे सारे संसाधन पूरे हैं, हमने पहले ही व्यवस्था कर ली थी। जैसे ही दूसरी लहर बढ़नी शुरू हुई थी तो मैंने अधिकारी को कह दिया था कि अपना जो संसाधन है, मेडिसिन हैं, मास्क हैं, पीपी किट्स हैं, वो सारे इंतज़ाम कर लिए जाएँ और इसके साथ साथ बेड्स की भी एक्स्ट्रा व्यवस्था कर ली गई है। सारे एपिडेमिक एक्ट के तहत हम प्राइवेट अस्पतालों को एक्वायर कर सकते हैं, तो उसके भी मैंने आदेश दे दिए कि जहाँ जहाँ पर जरूरत पड़े वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर अस्पतालों को एक्वायर करें। वो स्पेशल कोविड हॉस्पिटल, 52 स्पेशल कोविड हॉस्पिटल बनाए गए। साथ ही कहा कि फिलहाल नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कोई नॉन एसेंशियल मूवमेंट नहीं होने देंगे। ये पूरी तरह से 10 बजे से 5 बजे तक हम कोई नॉन एसेंशियल मूवमेंट नहीं होने देंगे। एसेंशियल सर्विसेज को हमने अलाउ किया, हेल्थ है, पुलिस है, रेलवे है, उनको अलाउ किया हमने। बाकी नॉन एसेंशियल सारा बंद रहेगा। गृह मंत्री ने कहा कि अब लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। कोशिश है कि जिंदगी बची भी रहे और जिंदगी चलती भी रहे। अधिकारियों को सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी प्रकार से हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। हम चाहते हैं कि जिंदगी भी चलती रहे और जिंदगी बची भी रहे, और जिंदगी को बचाने के लिए हम बहुत ज़्यादा सख्ती करने वाले हैं। मैंने आदेश जारी कर दिए हैं अपने सभी अधिकारियों को कि जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं उनका सख्ती से पालन करवाएं। हमने भीड़ इकट्ठा करने पर भी हमने नोटिफिकेशन जारी कर दी। आउटडोर में 500 से ज़्यादा, चाहे धार्मिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सोशल हो, पारिवारिक हो, 500 से ज़्यादा इकट्ठे नहीं कर सकते हैं। इनडोर में 200 से ज़्यादा इकट्ठे नहीं कर सकते हैं और फ्यूनरल में 20 से ज़्यादा इकट्ठे नहीं कर सकते हैं। और सख्ती से हमने अधिकारी को कह दिया कि सख्ती से लागू करवाएं। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी कहा कि कोई भी प्रवासी घर नहीं जाएगा और हरियाणा में लॉकडाउन नहीं लगेगा। हरियाणा का औद्योगिक क्षेत्र बंद नहीं होगा। हरियाणा के अंदर जो प्रदेश की सरकार ने दस्ते तक रखा है उसमें सुबह से 5 से 10 तक उसके तहत हम काम करेंगे और लोगों को ये फेस लगा के काम फेस लगाया है, भीड़ से बचें और भीड़ इकट्ठे ना हो, इस तरह से लोगों से अपील जरूर करेंगे। और हरियाणा में हरियाणा में सब लोग। वहीं सरकार के दावों पर विपक्ष ने चुटकी ली है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पूछा कि सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया, लेकिन नाइट कर्फ्यू को लेकर वैज्ञानिक तथ्य बताएं कि कोरोना रात में ज्यादा जागता है। वहीं अस्पतालों में सरकार की तैयारियों पर भी संदेह जताया। सरकार ने अभी तक क्या किया, नाइट कर्फ्यू। आज कोई सरकार कोई वैज्ञानिक तथ्य कोई दिखा दे मुझे, कहीं कोई स्टडी आई हो जिसमें हो कि भाई ये कोरोना का कीटाणु रात में ज़्यादा जागता है, मैं सरकार से स्वीकार कर लूँगा। ये केवल खाना पूर्ति, इसको मैं मानता हूँ। सही मायने में अगर जो कदम उठाने चाहिए, हॉस्पिटल बेड्स, आज गुड़गांव में हॉस्पिटल बेड्स नहीं है, हॉस्पिटल बेड्स की उपलब्धता,
टेस्टिंग ज़्यादा सस्ते से सस्ते रेट में टेस्टिंग कैसे हो, उस बारे में सरकार पहले से तैयारी करे। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए एहतियात के तौर पर कई कदम उठाए। नाइट कर्फ्यू लगाया है, साथ ही 8वीं तक के स्कूलों में छुट्टी के आदेश दिए हैं। हालांकि कोरोना का कहर जिस तरह से बढ़ रहा है वो वाकई चिंताजनक है, लेकिन कोरोना से बचना है तो सावधानी बेहद जरूरी है। मास्क लगाएं और भीड़ में जाने से बचें। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो गृह मंत्री कह रहे हैं कि प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए तमाम संसाधन हैं। हालांकि लॉकडाउन की स्थिति अभी नहीं है, लॉकडाउन लगाने के पक्ष में वो नहीं है, लेकिन सख्ती के बिना काम नहीं चलेगा। उधर कोरोना के खौफ के चलते प्रवासी मजदूरों के पलायन की खबरें भी आने लगी हैं। मजदूरों में डर है कि कोरोना केस बढ़ने के साथ सरकार कहीं लॉकडाउन न लगा दे। हालांकि सरकार की ओर से साफ कर दिया गया कि लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं। कोरोना के बढ़ते मामलों और लॉकडाउन की आहट ने प्रवासी मजदूरों को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं उससे मजदूरों को डर है कि कहीं सरकार फिर से लॉकडाउन की घोषणा ना कर दे। दरअसल हरियाणा के कई इलाकों से भी मजदूरों के पलायन की खबरें सामने आ रही हैं। मजदूर इस डर में हैं कि कहीं कोरोना की वजह से उनकी रोजी रोटी ना छिन जाए। हालांकि सरकार की ओर से साफ किया जा चुका है कि फिलहाल लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं है। डिप्टी सीएम ने कहा कि अभी पलायन की कोई सूचना नहीं है। हरियाणा में काम करने वाले घबराए नहीं। मेरे पास तमाम इंडस्ट्री से हमने डाटा मंगाया है, अभी तक कोई भी पलायन की सूचना नहीं है। और मैं एक एक हरियाणा में काम करने वाले व्यक्ति को विश्वास दिला देता हूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। प्रदेश लॉकडाउन की ओर नहीं चल रहा है। प्रदेश सिर्फ व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाए, जिसमें ये महामारी और ना फैले, उसके ओर एहतियातन कदम उठा रहे हैं। और इसके लिए तो प्रधानमंत्री ने स्वयं जब तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करी थी, उस समय भी कहा था कि हम लॉकडाउन की ओर नहीं जाएंगे, हमें तो सिर्फ कर्टेल करना है। और कर्टेल के लिए मुझे लगता है नाइट कर्फ्यू एक महत्वपूर्ण कदम है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि मजदूरों को अफवाहों से डरने की जरूरत नहीं है, लॉकडाउन नहीं लगेगा। परदेसी वापस ना जाए, कोई फैक्ट्री कोई जॉब बंद नहीं होगा, कोई इस तरह के आएंगे। जबकि एक चक्र है, तोड़ना है, इससे चक्र टूट गया और ये 10 बजे तक रखा है। जैसे जैसे कोरोना ठीक है वैसे। वहीं सांसद सुनीता दुग्गल ने प्रदेश में लॉकडाउन के डर के चलते पलायन की खबरों को नकार दिया। उन्होंने कहा कि मजदूर फसल कटाई होने के बाद अपने घर वापस जा रहे हैं। जो हमारे बिहार साइड के जो हमारे भाई आते हैं यहाँ पर, वो कटाई के लिए आते हैं। कटाई जैसे जैसे पूरी होती है तो वैसे वैसे भी वो अपने घर जाते हैं। तो हम इसको इससे जोड़ के ना देखें। हो सकता है कि कटाई जिन जगह पर, जिन खेतों में नहीं, बहुत जगह पे हो चुकी है कटाई, जहाँ पर हो गई है, हो सकता है कि उसके बाद वो अपने घर जा रहे हैं। अब जैसे जैसे कोरोना के केसों में बढ़ोतरी हो रही है तो मजदूरों का डर भी जायज है, क्योंकि कोरोना के केस बढ़ेंगे तो सरकार की सख्तियां भी बढ़ती जाएंगी। और अगर हालात ज्यादा बिगड़े तो मजबूरन सरकार को लॉकडाउन जैसा बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है, जिससे फिलहाल सरकार बस्ती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। उधर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना मरीजों को लेकर सरकार से सुविधाएं बढ़ाने की मांग की और कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार को प्रदेश में अस्पतालों में बेड से लेकर लोगों की टेस्टिंग, दवाइयां और ऑक्सीजन का पूरा इंतजाम करना चाहिए। उन्होंने सरकार को आगाह किया कि देश के दूसरे प्रदेशों में कोरोना रोकथाम की मिल रही खामियों से सरकार को सबक लेना चाहिए। बेड्स की संख्या बढ़ाई जाए, उसके लिए कदम उठाए जाएं, जैसे कि बाकी प्रदेशों के अंदर देखा गया है कि बेड्स की कमियां आई हैं। नंबर 2, ऑक्सीजन का स्टॉक सरकार जो है पूरी उपलब्धता उसकी सुनिश्चित करे, अभी से तैयारी करे। नंबर 3, दवाइयाँ। कई शहरों के अंदर, बाकी प्रदेशों में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, दवाइयों को लेकर, रेमडेसिविर है, बाकी दवाइयाँ हैं, उनको लेकर जो ताई मची है। सरकार समय रहते जो है दवाई की उपलब्धता सुनिश्चित करे, हरियाणा के अंदर बहुत आवश्यक है। आईसीयू
की बेड्स की जो संख्या है उसको किस तरह से जो है उसकी पूरी तैयारी के साथ वो बढ़ाया जाता है उसकी बात करें, और उसके साथ साथ टेस्टिंग के साथ साथ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का जो एक मूल मंत्र है जो एक ही इफेक्टिव साबित हुआ अभी तक। तो रेमडेसिविर एंटीवायरल दवा को लेकर विपक्ष को एक मुद्दा मिला है सरकार को कोरोना के खिलाफ जंग की तैयारियों में कमी को लेकर निशाना साधने का। फिलहाल सियासी गलियारा में इतना ही, लेकिन जनता टीवी पर खबरें जारी।